गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो शुरू करो। कौन कौन आ गया? सब लोग आ गए? चलिए, तो आज जो हम लोग स्टडी करने वाले, देखो सेकंड लेक्चर है आप लोगों का, ये बायोमोलिक्यूल का। आपको सारे कवर करने हैं तभी आपको कुछ मिल पाएगा, अदरवाइज फिर बेकार हुआ इतना सब कुछ देखना। और स्पीड को तो 1.25 पे करने की जरूरत भी नहीं है, मेरी रेट ऑफ स्पीच वैसे इतनी हाई रहती है, तो कहां ही चक्कर में पड़ोगे तुम लोग। चलो अब मुझे ये बताओ, लास्ट टाइम मैं कहां पर था? लास्ट टाइम पर हम लोग थे जहां से हम लोगों ने ये कर लिया था। देखो ये बच्चा हमारे सामने आ गया था, एंड नाउ वी आर हियर। और ये पॉइंट है कि जहां से हम लोग अमीनो एसिड को स्टडी करने वाले हैं। तो पहले मैं आपको छोटी छोटी चीजें जरा समझा दूं कि ये अमीनो एसिड है क्या, कम से कम तुम्हें ये तो समझ में आए। बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता है कि अमीनो एसिड है क्या, क्यों है, कहां है, कैसे आया, कहां गया, कच्छू नहीं पता। कोई बात नहीं, 2 मिनट रुको, 2 ही मिनट लूंगा, पहले टाइम देख लूं यार कितना हो रहा है। चलो ठीक है, जरा अमीनो एसिड की बात को समझते हैं। पहले मैं आप लोगों को कुछ समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए ध्यान से कि अमीनो एसिड क्या है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, मैं जल्दी से इस चीज को खत्म करूंगा कि आप लोगों ने जब फूड खाया तो उस फूड के अंदर बहुत सारी चीजें थी, जैसे कि मान लीजिए प्रोटीन था, और ये प्रोटीन साथ साथ में उस खाने के अंदर फैट भी हो सकता था, और होता ही है, और उसके अंदर कार्ब्स भी हो सकता है, और उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड भी हो सकता है। अब जब तुम लोगों ने सब ये खाना खाया, तो अब ये खाना स्टमक में जाके, फिर इंटेस्टाइन में जाके, यहां से क्या शुरू होगा बच्चे? तो आप लोग समझ गए सर, डाइजेशन शुरू होगा। और डाइजेशन शुरू होगा तो व्हाट डू यू मीन बाय डाइजेशन हियर? हाँ, डाइजेशन का मतलब यही हुआ कि हमने कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपलेस्ट में तोड़ा। अरे यही ना हुआ? तो आप लोग बताओ मुझे, प्रोटीन किस में टूटेगा? तो अब आपका आंसर आएगा सर, प्रोटीन अमीनो एसिड्स में टूटेगा, अमीनो एसिड्स में टूटेगा, फिर फैट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटेगा, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटेगा, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड में, न्यूक्लियोसाइड में, फिर उसके बाद में नाइट्रोजनस बेस, अमीनो एसिड नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर और फॉस्फोरिक एसिड में, इन सब में टूटेगा। इसका मतलब सारी चीजें डाइजेस्ट हो गई, लेकिन मैंने सिर्फ अमीनो एसिड लिखा क्योंकि मेरा मकसद आज तुम्हें जो पढ़ाने का है वो अमीनो एसिड है। ओके, जरा एक बात ध्यान से समझना, तुम्हारी बॉडी इन अमीनो एसिड के टुकड़ों का करेगी क्या? ये अमीनो एसिड्स हैं, ध्यान से समझना, ये अमीनो एसिड्स हैं, ये तुम्हारी बॉडी के अंदर पहुंच गए। बॉडी में भी कहां पहुंच गए? मान लीजिए ब्लड में पहुंच गए। अब ब्लड के बाद ये कहां पहुंच गए? जल्दी बोलो, ब्लड के बाद ये अमीनो एसिड कहां पहुंच गए? तब आप कहोगे सर ये सेल में पहुंच जाएंगे। ये देखो, ये सेल के अंदर पहुंच गए। तो अब सवाल ये है कि सेल के अंदर आप लोगों को ये चीज देखने को मिली और ये उसका डीएनए वगैरह हुआ, तो अब ये अमीनो एसिड कहां पहुंचा दो आप लोग? सेल के अंदर पहुंचा दो। ये लो, ये सेल के अंदर भी आ गए। तो मेरा सवाल तुमसे अब ये है कि अब आपकी बॉडी, ये आपकी सेल इन टूटे हुए अमीनो एसिड का क्या करेगी? मैं आपको बताऊं क्या करेगी। वो इन टूटे हुए अमीनो एसिड को फिर से प्रोटीन बनाएगी। तो अब आप ये पूछ सकते हो सर, जब प्रोटीन खाया ही था तो तोड़ा क्यों? जब बॉडी को दोबारा बनाना पड़ रहा है तो उसी से काम कर लेते। अब आपको ये बात समझ में आएगी कि मेरे बालों के अंदर कौन सा प्रोटीन है। द आंसर इज केराटिन। और केराटिन प्रोटीन तुम्हें किसी भी खाने से नहीं मिलेगा। तुम लोग जो खाना खाते हो उसमें जो प्रोटीन होता है बच्चे, वो अलग होता है, फिर वो आपकी बॉडी में टूटता है। टूटने के बाद में फिर बॉडी उन अमीनो एसिड को अपने हिसाब से जोड़कर नई प्रोटीन बनाती है। वरना इस बात का कोई सेंस है कि आपने प्रोटीन खाई, पहले तोड़ा और फिर जोड़ के बना लिया? कोई सेंस नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो तुम प्रोटीन खाते हो वो अलग है, और जो तुम्हारी बॉडी में प्रोटीन बनती है वो अलग है। अब आपको समझ में आई बात कि आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन बनती है, नए सिरे से बनाई जाती है, और वो बॉडी उसको अपने हिसाब से बनाती है। एक एग्जांपल देता हूं। मान लो कि मैं आपसे ये बोलूं कि मैंने आपको एबीसीडी के लेटर दे दिए, एबीसीडी के लेटर दे दिए, और लेटर में मैंने वर्ड्स बना के दिए आपको। अब देखो वर्ड्स ध्यान से सुनना, मैंने आपको एक वर्ड्स दिया नेचर। ये बच्चे नहीं खेलते हैं वो वर्ड्स वाले बना बना के जो खेलते हैं, ये वो वाला है। एक मैंने दिया देयर, एक मैंने दिया वेरिएबल, एक मैंने दिया पोजीशन। अब जरा इनमें लेटर गिनना, तो आप कहोगे सर नेचर में है NATURE, देयर में है THERE, वेरिएबल में है VARIABLE, पोजीशन में है POSITION, है ना? अब आपने मुझे ये वर्ड्स दिए, मैंने क्या किया, इन सभी वर्ड्स को अब तोड़ना शुरू किया। तो मुझे क्या मिले? लेटर्स। लेटर क्या मिलेगा? उसमें A है, उसमें B है, उसमें C है, उसमें D है, उसमें E है, F है, बहुत सारे हैं, समझ, बहुत सारे हैं। फिर मैंने क्या किया, उन सभी लेटर को अपने हिसाब से जोड़कर नई तरीके की प्रोटीन बनाई, या नए तरीके के वर्ड्स बनाए। उसमें सबसे पहले मैंने अपना नाम लिखा ARIFRA, फिर मैंने दूसरा नाम लिखा MAYA माया, फिर उसमें और भी नाम हो सकते हैं किसी के, है ना, बहुत सारे, कई सारे मैंने लिखने शुरू कर दिए। तो आपको समझ में आया, जो वर्ड मैंने बनाए ये वो वर्ड नहीं है जो तुमने मुझे दिए थे, ये तो मैंने उन तुम्हारे दिए हुए वर्ड्स को तोड़कर फिर उनको अपने हिसाब से जोड़कर नए वर्ड्स बनाए हैं।
मैं यही तो समझा रहा हूं, प्रोटीन ऐसे ही तो बनती है तुम्हारी बॉडी के अंदर। अब बालों में प्रोटीन बनती है केराटिन, तो केराटिन प्रोटीन तुम किसी खाने से नहीं खाते, तुम तो सिर्फ खाना खाते हो, खाने में प्रोटीन है, प्रोटीन टूटेगा, टूटने से अमीनो एसिड मिलेंगे, तभी तुम लोग बदल बदल के खाना खाते हो ताकि आपको बदल बदल के अमीनो एसिड मिलते रहे। फिर बॉडी उन चुनिंदा अमीनो एसिड को उड़ा उड़ा के मतलब चेंज ले लेगा, अच्छा एक आ गया, ठीक है इसको जोड़ो, एक आ गया इसको जोड़ो, इसको, और एक नई प्रोटीन बना दी। अब प्लीज ये मत पूछना मुझसे कि प्रोटीन के पास ये इंफॉर्मेशन कहां से आई कि वो कौन सा प्रोटीन कौन से नंबर पे लगाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो बॉडी के पास यानी सेल के पास बेटा ये इंफॉर्मेशन डीएनए देता है। अभी के लिए इतना ही रखो, कच्चा दिमाग है तुम्हारा, कहीं बेहोश ना हो जाओ तुम लोग। तो फिलहाल अभी इतना रखते हैं। तो अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटीन। तो नया पेपर लेते हैं और अब मैं हम यहां से चलेंगे जिसका नाम क्या है बच्चे, ध्यान से देख लो मैं आपको क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, अमीनो एसिड। बहुत आराम से समय लेकर मेरी बात को सुनिएगा, समय लेकर मेरी बात को सुनिएगा, आपको मजा आएगा इन चीजों को समझने में। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। हम सब लोग एक बड़े नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, मेरी बात पे ध्यान समझना, मेरी बात को ध्यान से समझ लेना। हम सब लोग बड़े नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। कई बार आपकी ये उत्तेजना और आपका ये एक्साइटेशन जो भी है ना, ये घातक हो सकता है। शांति से काम लो, तरीके से काम लो। अगर आप बच गए तो आप करोड़ों में एक होंगे, मेरी बात को ध्यान से समझ लेना। ये उत्तेजना में और ये फालतू में जो इतना ज्यादा तुम लोग हाइपर हो जाते हो, टेंशन में आ जाते हो, इन सारी चीजों से अभी फिलहाल अपने आप को बचाए रखो, तबीयत खराब मत कर लेना अपनी। ये मैं आपको बता रहा हूं, नीट में सिलेक्शन बच्चे इस बात से नहीं रुकता है कि तुम्हारा सिलेबस पूरा हुआ नहीं हुआ, रिवीजन हुआ नहीं हुआ। हाँ ये भी एक फैक्टर है, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो फैक्टर है नीट में सिलेक्शन ना होने के, वो ये है कि आपसे टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ। आप एंड में जाके आपके हाथ पैर कांपने लग गए एग्जाम के अंदर पहुंचने के बाद में, आपको समझ में आ रहे बाप रे ये क्या होगा, आपको प्रैक्टिस नहीं थी उस चीज की। बड़ा दिमाग से काम लेना पड़ेगा, मेरी बात समझ लें। और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो आपको सिलेक्शन होने से रोक देंगे, तो उन पे भी काम करना पड़ेगा। तो उत्तेजना मत दिखाओ, अभी तुम लोग शांति से बैठो, तरीके से देखो, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, टाइम अभी है तुम्हारे पास, हो जाएगा। जरा आगे आइए फटाफट से, अमीनो एसिड पे आओ, अमीनो एसिड पे आओ, जल्दी से देखिए। यस, कहां पहुंचे हम लोग बच्चे, अमीनो एसिड पे। तो सबसे पहले आपकी एनसीईआरटी की तरफ मेरी नजर है, आपकी एनसीईआरटी की तरफ मेरी नजर है, इसे ध्यान से देखिए। मैं एक एक चीज यहां से उठा रहा हूं और उसी चीज को मैं यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। कमर कस लो, जल्दी देखो। ये कह रहा है कि अमीनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये बात आपको पता थी। अब पहले मुझे ये बता दो अमीनो एसिड मिले कहां थे, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में या उल्टा हो गया, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में या सॉल्युबल फ्रैक्शन में? अरे बोलो, इनसॉल्युबल में या सॉल्युबल में? हाँ सॉल्युबल में मिले थे, नीचे क्योंकि छोटे थे। आगे कंटेनिंग एन, अब मैं रेड कलर ले रहा हूं और रेड कलर ले लिया, लाल बत्ती जली। ध्यान से देखो, एक अमीन ग्रुप होना चाहिए, एक एसिडिक ग्रुप होना चाहिए और सब्स्टिट्यूएंट ऑन द सेम कार्बन। तो पहले मैं आपको यही के यही दो चीजें बना देता हूं आपके सामने। इसने कहा कि एक कार्बन है, एक कार्बन है और उस कार्बन के पास में एक एसिडिक ग्रुप है और वो एसिडिक ग्रुप आपका कार्बोक्सिल ग्रुप है। फिर इसने कहा कि उसके पास में एक अमीन ग्रुप है और अमीन ग्रुप आप लोगों का NH2 आ गया और ये एक बेसिक ग्रुप है। दो ग्रुप आ गए, सेम कार्बन पे हैं। इस सेम कार्बन को आपकी NCERT अल्फा कार्बन बुलाती है, माइंड माय वर्ड्स। आपकी NCERT इसे अल्फा कार्बन बुलाती है। आगे देखिए, इसने ये कहा कॉल्ड अल्फा अमीनो एसिड। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये मेरा छोटा बेटा है, हालांकि अभी तो मेरा कोई भी बेटा नहीं है, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये मेरा छोटा बेटा है, तो आप मुझसे ये पूछ सकते हो ना, सर अगर ये छोटा है तो फिर बड़ा कहां है? तो मैं क्या बोलूंगा, नहीं बड़ा नहीं है, बस एक ही है और ये मेरा छोटा बेटा है। तो आप मुझसे ये कहोगे ना कि सर जब एक ही बेटा है तो फिर छोटा बड़े का कंसेप्ट क्या आया? तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आपकी एनसीईआरटी ने ये कहा है कि इसे हम अल्फा अमीनो एसिड कहते हैं, तो आप ये पूछ सकते हो सर क्या फिर कोई गामा या बीटा अमीनो एसिड भी हो सकता है? अरे हो सकता है, नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी अल्फा के बारे में बताती। मैं थोड़ी सी एक छोटी सी चीज बता के चलूंगा आपको, ज्यादा नहीं। आगे आइए, दे आर सब्स्टिट्यूटेड मेथेन। अब हम चलते हैं अगले पेपर पे जहां से हम चले थे। अब सुनो ध्यान से देखना, इसने कहा एक कार्बन है, कार्बन के साथ में एक कार्बोक्सिल ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप को मैं एसिडिक कह रहा हूं और यहां पर एक दूसरा ग्रुप मैंने लगा रखा है, इसको मैं NH2 कह रहा हूं। मेरी बात समझ आई? फिर इसने क्या बोला, आपकी एनसीईआरटी ने फिर क्या बोला, इसने ये कहा कि ये है सब्स्टिट्यूटेड मेथेन। तो पहले मुझे ये बताओ, अगर मैं यहां से सारी चीजें गायब कर दूं, ये देखो ये सारी चीजें अगर मैं यहां से गायब कर दूं ऐसे करके, तो कार्बन में H4 लगाना पड़ेगा वैलेंसी सेट करने के लिए। ये देखो, क्या ये मेथेन नहीं हुआ? द आंसर इज यस, सब्स्टिट्यूटेड मेथेन मुझे बनाना है। तो अब आपकी एनसीईआरटी कहती है कि इसके पास कम से कम एक कार्बोक्सिल ग्रुप होना चाहिए। तो कार्बोक्सिल ग्रुप को मैं इस वाले H पे लगाऊंगा, इस वाले पे, इसका मतलब C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया। एक आपके पास में क्या है, NH2 ग्रुप, तो NH2 ग्रुप को मैं यहां लगा दूंगा, ये N आ गया, यहां पर सिंगल H, यहां पर एक H आ गया। मेरी बात समझ में आ गया? अब जल्दी बोलो ये क्या बना? तो अब मैं आपसे ये पूछूंगा ये क्या है, तो आपका हो गया सर अमीन ग्रुप। ये बताओ क्या है, तो आपका हो गया सर कार्बोक्सिल ग्रुप। फिर इसने कहा कि एक उसमें हाइड्रोजन ग्रुप होना चाहिए, हाइड्रोजन ग्रुप ये आ गया।
फिर उसने कहा कि एक उसमें वेरिएबल चेन होनी चाहिए, वेरिएबल चेन को आपकी एनसीईआरटी ने आर बुलाया है, आर बुलाया है। अब मैं आपको ये पढ़ा देता हूं, पहले जरा देख लो ध्यान से कि ये सारी चीजें जो मैंने लिखी क्या ये हैं भी या नहीं है। तो पहले ये देखो इसने ये कहा है सब्स्टिट्यूटेड फॉर वैलेंसी दीज आर हाइड्रोजन, यानी कि उसमें एक ग्रुप क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन। दूसरा क्या कह रहा है, कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप मतलब COOH। फिर कह रहा है एक अमीन ग्रुप, अमीन ग्रुप क्या होना चाहिए, NH2। फिर ये कह रहा है एक वेरिएबल ग्रुप है और उसको हम डिजाइन करेंगे किससे, R से। आ गई बात समझ में? इसका मतलब 4 वैलेंसी रख दी, चारों में मैंने अलग अलग ग्रुप रख दिए, एक में हाइड्रोजन रख दिया, एक में R रख दिया, एक में NH2 रख दिया और एक में COOH रख दिया। ये अमीनो एसिड का बेसिक स्केलेटन आपको समझ में आ गया है। अब R को चेंज करते जाओ, अमीनो एसिड चेंज, R चेंज करो, अमीनो एसिड चेंज। बात ध्यान से समझना। अब देखो ध्यान से, मैं आपको क्या समझा रहा हूं। अमीनो एसिड्स के जो टाइप हैं, ध्यान से देखना, टाइप, अमीनो एसिड के जो टाइप्स हैं वो अप्रॉक्स नेचर में कितने एग्जिस्ट करते हैं जानते हैं, 500 के आसपास नेचर में कितने अमीनो एसिड है, ध्यान से देखो 500 के आसपास है, 500। लेकिन अब आपको अजीब लगेगा थोड़ा सा सुनने में कि 500 अमीनो एसिड आप हमें बता रहे हैं, लेकिन इसमें से प्रोटीन बनाने में जो भाग लेते हैं या प्रोटीन जिनसे बनता है वो मात्र कितने हैं, 20 हैं, ओनली 20 अमीनो एसिड्स। तो ध्यान से देख लीजिए, ओनली 20 अमीनो एसिड्स आर इन प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन अगर बनाएंगे तो वो 20 अमीनो एसिड ही बनाएंगे और बाकी नहीं बनाएंगे। उनके पीछे क्या रीजन है बेटा, वो बियॉन्ड ऑफ योर एनसीईआरटी, वो आप रहने दीजिए। उसमें से सारे के सारे ये एल अमीनो एसिड हैं क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी है और इनके पास, आपकी सेल के पास इन सब के जेनेटिक कोडॉन है। ये आप लोग कहां जाके पढ़ेंगे, जब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो आपको अब समझ में आएगा कि इनके एक्चुअली जेनेटिक कोड हैं, इसीलिए हम लोग इनको क्या करते हैं, प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। ये सब बाकी हम नहीं करते हैं। हालांकि और भी अमीनो एसिड हैं, एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा अपनी एनसीईआरटी में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन में, कि वहां पर आप लोगों ने देखा कि आपकी बॉडी के अंदर, लिवर के अंदर एक साइकिल चलती है जिसको तुम लोग बोलते हो आर्जिनिन आर्जिनिन साइकिल, यूरिया साइकिल जिसे बोला जाता है। तो उसके अंदर बहुत सारे अमीनो एसिड यूज हो रहे हैं, जैसे आर्जिनिन हुआ, और भी अमीनो एसिड है जिसमें से एक का नाम मैं आपको बता सकता हूं। देखिए इधर ध्यान से देखिए, ये सी है, सुनते रहना ध्यान से, ये सी है, सी से एक क्या जोड़ना है आप लोगों को, COOH, आया समझे? फिर आपने कहा सर एक तरफ H, दूसरी तरफ भी मान लीजिए आपने क्या रख दिया, H, मैंने R की जगह H रख दिया। अब इधर की साइड में मैं एक और रख देता हूं C, और एक C रख के मैं क्या कर रहा हूं आपसे, फिर से एक H और ये फिर से एक H। अब मुझे बताओ कि ये क्या है, तो आपने कहा सर ये है अल्फा अमीनो, ये है अल्फा कार्बन, फिर ये क्या है, ये है बीटा कार्बन। अब आया समझ में? फिर मैं आपसे ये पूछूंगा कि अगर आप लोग एक कार्बन और रख दो और एक H यहां रख दो और एक H यहां रख दो, तब आपको बात समझ में आ जाएगी। सर अब आप इसे बोलोगे गामा कार्बन, बिल्कुल सही जा रहे हो तुम लोग। और गामा कार्बन के बाद में अब अगर मैंने यहां पर NH2 रख दिया तो बात खत्म हो गई, क्योंकि अब मैंने यहां पर अमीन ग्रुप रख दिया, यहां पर कार्बोक्सिल ग्रुप रख दिया। आपको यकीन नहीं होगा, मैंने आपको ये वो चीज पढ़ा दी जो आपने ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ी है। क्या आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, GABA, गाबा? कैसे, ये देखो गामा, गाबा की फुल फॉर्म बताओ, गाबा, गामा की फुल फॉर्म, गाबा की फुल फॉर्म गामा अमाइनो ब्यूटाइरिक एसिड। अब बताओ क्या नहीं पढ़ा आप लोगों ने, ये पढ़ा है आप लोगों ने, ये गाबा बन गया। अब आपको समझ में आया? तो इसका मतलब आपके पास अमीनो एसिड सिर्फ अल्फा नहीं होते, वो बीटा भी हो सकते हैं, वो गामा भी हो सकते हैं, लेकिन जो अमीनो एसिड प्रोटीन में पार्टिसिपेट करेंगे वो सिर्फ अल्फा होंगे, वो सिर्फ अल्फा होंगे। इसीलिए आपकी एनसीईआरटी आपको अल्फा तक सीमित कर रही है, वो गामा बीटा पे लेके ही नहीं गई है, क्योंकि बियॉन्ड ऑफ योर एनसीईआरटी। अब ये गाबा क्या है, कुछ बच्चे कहीं ये तो ना सोच लें कि ये गाबा क्या है बच्चे, ये अमीनो एसिड तो है, माइंड माय वर्ड्स, ये अमीनो एसिड है, लेकिन ये एक न्यूरो ट्रांसमीटर की तरह भी काम करेगा। और कहां पर, इन ब्रेन के अंदर ये एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है। यस, अब आप मुझसे ये मत पूछना न्यूरोट्रांसमीटर कहां यूज होते हैं। ये देखिए, ये साइनैप है, ये दूसरा साइनैप ऐसे करके आ गया, आपने बिल्कुल पढ़ा है नर्वस सिस्टम में अपने। और यहां पर आपने देखा कि वेसिकल होते हैं, और ये वेसिकल यहां लाके ये न्यूरोट्रांसमीटर यहां पर छोड़ देते हैं, इसे हम कहते हैं साइनेप्टिक लेफ्ट। तो ब्रेन के अंदर अगर आपको एक न्यूरोट्रांसमीटर पढ़ना है तो उसका एक एग्जांपल गाबा हो सकता है, ये एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। तो इसका मतलब अमीनो एसिड सिर्फ प्रोटीन बनाने में हेल्प नहीं करते, उनके और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं। ये है क्वेश्चन, आया समझे? बढ़िया। अब आगे बढ़ाता हूं मैं आपको, क्योंकि ये आपके काम का है नहीं, लेकिन फिर भी आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। मैं हट रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेने की थोड़ी सी आदत में है तो ले लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
समझ गए? चलें आगे, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं जरा और ध्यान से देखते हैं दूसरी बात, ध्यान से देखते हैं दूसरी बात। अब आपकी एनसीईआरटी ये कह रही है, आपकी एनसीईआरटी ये कह रही है कि सर ये अल्फा कार्बन, ये H, नीचे आपने R लगाया, यहां पर आप लोगों ने COOH लगा दिया, यहां पर आप लोगों ने NH2 लगा दिया। तो अब मुझे बताओ ये क्या चीज है? तो आपने कहा सर ये तो अमीन ग्रुप है। फिर मैं पूछूंगा बच्चे ये क्या है? तो आप कहोगे सर ये कार्बोक्सिल ग्रुप है। अमीन ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप के बारे में दोनों बातें बताओ। तो आप कहोगे कि ये एसिडिक है और आप कहोगे ये जो है वो बेसिक ग्रुप है। दोनों बातें आपको समझ में आ गई। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप R को चेंज करते चले जाइए और R को चेंज करोगे तो अमीनो एसिड चेंज होगा। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आपकी एनसीईआरटी ने इसके 3 एग्जांपल उठाए हैं, माइंड माय वर्ड्स। अब ध्यान से देखना कि अगर मैं इसको यहां से उठा के कॉपी करके अगर मैं इसको इधर ले आऊं, यानी कि दूसरा हो गया, उसके बाद में मैं एक और उठा लूं और ये तीसरा हो गया, तो मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, कि अगर मैंने यहां से R हटाया, फिर मैंने यहां से R हटाया और मैंने यहां से R हटाया और मैंने आपसे ये कहा कि इनकी जगह अगर मैंने यहां पर H रख दिया, अगर R की जगह मैंने H रख दिया, तो ये आपका एक नया अमीनो एसिड तैयार हो गया जिसे तुम लोग ग्लाइसीन कहोगे। आया समझ? इसे क्या कहोगे आप लोग? इसे आप लोग ग्लाइसीन कहोगे। दूसरा देखिए, अगर मैंने इसकी जगह CH3 लगा दिया तो फिर ये पर्टिकुलर चीज एलानाइन बन गई, ये एलानाइन बन गई, यानी कि ये एक दूसरा अमीनो एसिड रेडी हो गया जिसे आप लोग एलानाइन कहेंगे। अपनी एनसीईआरटी खोलिए, उसमें इसके एग्जांपल दिए हुए हैं डायग्राम के साथ। अगर मैं यहां पर CH2 अगर OH रख दूं तो ये पर्टिकुलर अमीनो एसिड सेरीन बन गया। मेरी बात समझ में आ गई या नहीं आई आपको? इसका मतलब आपकी एनसीईआरटी ने आपको ये बोला है कि हम R ग्रुप को अगर चेंज करते चले जाएं तो अमीनो एसिड चेंज होते चले जाएंगे। ये सवाल मैं आपको समझा रहा हूं इतनी देर से। आया समझ में कुछ? बहुत बढ़िया। अच्छा, ये काम आपकी एनसीईआरटी ने बोला है या नहीं बोला है? तो देखो, नेचर ऑफ R ग्रुप, यानी R ग्रुप के नेचर के हिसाब से आर मेनी अमीनो एसिड्स, इसका मतलब R ग्रुप को चेंज करते जाओ, आपके अमीनो एसिड चेंज होते चले जाएंगे। R ग्रुप चेंज करते जाओ, अमीनो एसिड चेंज होते चले जाएंगे। मेरी बात समझ में आ गई? इधर आइए, इधर आइए। हाउएवर दोज व्हिच अकर इन प्रोटीन्स आर ओनली ऑफ 20 टाइप, यानी कि इस बात को भी याद रखो कि जितने अमीनो एसिड प्रोटीन को बनाने में हेल्प करेंगे वो सिर्फ कितने टाइप के होंगे? 20 तरह के होंगे। अब वो 20 तरह के अमीनो एसिड, मैं एनसीईआरटी के दूसरे पेपर पे जा रहा हूं, ध्यान से देखना। The R group in these proteinaceous amino acid could be hydrogen। अगर ये R group हाइड्रोजन हुआ, देख लो, ध्यान से देख लो, अगर ये हाइड्रोजन हुआ तो ये क्या बनाएगा? ये लिखा हुआ देखो, द अमीनो एसिड इज कॉल्ड ग्लाइसीन। बिल्कुल एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं मैं आप लोगों को, डिक्टो एनसीईआरटी को डिटेल कर रहा हूं आप लोगों के सामने ताकि आप समझ पाओ। दूसरा, अगर ये मिथाइल ग्रुप हो तो मिथाइल ग्रुप लगने के बाद में आप ध्यान से देख सकते हैं, मिथाइल ग्रुप अगर ये लग गया तो देखो ध्यान से, ये क्या बन सकता है? एलानाइन। आगे देखिए, और अगर ये हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप यहां पे लग जाए CH2OH तो फिर ये क्या बन जाएगा बच्चे? ये सीरीन बन जाएगा। आया बात समझ में आपको? इसका मतलब अब ये सीरीन बन गया। तो अब एनसीईआरटी ने 3 एग्जांपल दिए तो मैंने आपको 3 बता दिए। मैं आपको बाकी सारे नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि इनके अलावा कुछ पूछ ही नहीं रहा एनटी आपसे, तो फालतू का एब्रा का डेब्रा इकट्ठा करने की कोई नीड नहीं है आपको। अब आगे चलते हैं। 3 ऑफ द 20 आर शोन इन फिगर 9.1। इसका मतलब इस पेपर के आगे जरा देखो, पलटो अपनी एनसीईआरटी और देखो इसके अंदर आप लोगों को दिखाई पड़ जाएगा कि इसके अंदर बहुत सारे आपको अमीनो एसिड 20 तरह के दिखाए गए हैं। चलिए, अब मैं आपको यह समझा रहा हूं कि इसमें आगे क्या पूछा गया है। आगे क्या पूछा गया ये तो मैंने आपको बता दिए, जो एनसीईआरटी के हिसाब से थे, जो एनसीईआरटी के हिसाब से थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब ध्यान से देखो, आपकी एनसीईआरटी ने बात की है कि कुछ अमीनो एसिड हो सकते हैं, कुछ अमीनो एसिड हो सकते हैं जिनको आपकी एनसीईआरटी ने कहा है बेसिक, पहली बात। कुछ अमीनो एसिड हो सकते हैं जिसको आपकी एनसीईआरटी ने कहा है एसिडिक, इसको भी समझो ध्यान से, एसिडिक। दूसरी बात, फिर कुछ को इसने बोला है कि कुछ हो सकते हैं न्यूट्रल, न्यूट्रल, ठीक है ना, ये हो गई तीसरी बात। और फिर इसने चौथा बोला कि कुछ हो सकते हैं जिनको हम लोग बोलेंगे एरोमेटिक, यानी उसके अंदर कोई ना कोई एरोमेटिक या बेंजीन रिंग होनी चाहिए। कितने हो गए टोटल? 4। अब ये 4 तो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन मैं ये बताऊंगा आपको एनसीईआरटी के हिसाब से, बिल्कुल हटना नहीं है, डिविएट नहीं होना है आपको। जरा ध्यान से देखना कौन कौन से आ गए हैं। नंबर 1, इसने ये कहा कि बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अमाइनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप देयर आर एसिडिक अमीनो एसिड। अब ध्यान से बताना मुझे जरा, एसिडिक अमीनो एसिड कौन सा हुआ? नंबर 1 पहला हुआ ग्लूटामिक एसिड। तो पहले मैं इसको लिख दूं, आप बताओ कौन सा हुआ? आपके एनसीईआरटी ने कौन सा उठाया? एसिडिक में, यहां से ले लेते हैं, एसिडिक में कौन सा उठाया बच्चे? ग्लूटामिक एसिड। नाम में एसिड आ रहा है, नाम में एसिड आ रहा है, ग्लूटामिक एसिड। लेकिन मैं आपको एक और बताऊंगा, नॉट बियॉन्ड ऑफ एनसीईआरटी, है एनसीईआरटी के अंदर, इसे हम लोग कहेंगे एस्पार्टिक एसिड।
इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एस्पार्टिक एसिड। आपको बस 2 याद रखने हैं, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। मैं आपके स्ट्रक्चर भी बता रहा हूं अभी आपको। जरा बेसिक पे आइए। जब बेसिक की बात करेगा तो आपकी एनसीईआरटी ने बेसिक पे देखना जरा क्या बोला है, बेसिक पे क्या बोला है, कहां गया कहां गया कहां गया। बेसिक अमीनो एसिड में देखो किसको उठाया है, लाइसीन। ये देखो ध्यान से। ग्लूटामिक एसिड किसमें उठाया, एसिडिक में। बेसिक में किसको उठा लिया, बेसिक में कह रहा है लाइसीन, तो मैं यहां पे फिर नोट करूंगा कहां गया लाइसीन, ये आ गया। ये देखो बेसिक में किसको उठाया है, लाइसीन। लेकिन सवाल ये है क्या लाइसीन ही अकेला वो अमीनो एसिड है जो बेसिक में लेंगे आप, या कोई और भी है, जल्दी बोलो क्या लगता है आप लोगों को। लाइसीन, लाइसीन के अलावा है। लाइसीन के अलावा आपको एक और रखना है याद, और वो होगा आर्जिनाइन। आर्जिनाइन, और एक और उठाओ जिसको तुम लोग बोलोगे हिस्टिडीन। एक और लीजिए जिसको आप लोग बोलेंगे हिस्टिडीन। तो 1 2 3 ये हो गए हिस्टिडीन। ये आपकी एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, तब मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसलिए। अब आगे इधर आइए। न्यूट्रल में आपकी एनसीईआरटी ने बोला है एक उठाना है जिसको तुमने बोला वेलिन, लेकिन रेस्ट 14 भी इसी में आएंगे। रेस्ट 14, मैंने 14 क्यों बोले, देखो 1 2 3 4 5, मैंने क्या बताया आपको 20 तरह के हैं। 20 के बाद 5 ये हो गया, 6 ये हो गया, तो बच्चे कितने अभी आपके पास में, 14 और बचे। तो वो कितने आ गए, 5 ये हो गए, 14 ये आ गए, मतलब 15 ये आ गए टोटल। तो आपके पास ये वेलिन आ गया, ठीक है ना। ये बेसिक, सॉरी कौन से हो गए, ये न्यूट्रल हो गए। अब इसमें कहा है कुछ एरोमेटिक भी हैं। अब मुझे जल्दी से बताओ एरोमेटिक कौन से हैं जो आपके एनसीईआरटी ने बोले हैं। तो देखो ध्यान से, एनसीईआरटी ने जो आपके बोले हैं वो कौन कौन से हुए। नंबर 1 देखो, एरोमेटिक में आपके एनसीईआरटी ने बोला टायरोसिन, फिनाइल एलेनाइन और ट्रिप्टोफैन। तो अब इसको भी फटाफट नोट करो आप लोग, जल्दी नोट करो क्या क्या। नंबर 1 पहला कौन सा रखोगे, टायरोसिन। दूसरा कौन सा रखोगे बच्चे, ट्रिप्टोफैन। तीसरा कौन सा रखोगे आप लोग, फिनाइल एनालाइन, एलानाइन, फिनाइल एलानाइन। कितने हो गए, कितने हो गए अमीनो एसिड, ये देखो ध्यान से। ये इतने अमीनो एसिड मैंने आपको बता दिए हैं। ये बहुत आराम से याद कर सकते हो आप, इसमें बहुत कोई इतना बड़ा कुछ नहीं है कि सर हमें याद नहीं होगा या ये वो 50 बातें हैं। तुम लोग बहाने करोगे तो फिर दिक्कतें हो जाएंगी। ये एसिडिक हो गया, फिर इसके बाद में ये देखो, ध्यान से देखो, न्यूट्रल मैंने आपको बता दिया, फिर मैंने आपको बोला एरोमेटिक। अब आप कंफ्यूज ना हो, अब आप कंफ्यूज ना हो। मैं आपको अब फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने जा रहा हूं, ट्रस्ट मी। फिर एक इंटरेस्टिंग चीज पढ़ाने जा रहा हूं, मतलब हल्की फुल्की चीज नहीं पढ़ा रहा हूं मैं आप लोगों को। पानी पी लूं, यस थैंक यू। चलिए चलते हैं आगे। यस, अब मैं आपको यहां नया पेपर ले रहा हूं, और अब जरा ध्यान से देखो। पहले आप मुझे ये बताओ कि एलानाइन का क्या फॉर्मूला है, जरा ध्यान से देखना। एलानाइन वैसे मैंने ऊपर लिख दिया, मुझे नीचे लिखना है, चलो यहां लिख देते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं जरा मुझे एलानाइन का फॉर्मूला बना के दिखाइए, कमेंट को एलानाइन का फॉर्मूला बताइए इतना। हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया, कैरी ऑन कैरी ऑन। तुम लोग जरा बेटा ध्यान से, ध्यान से। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे भैया क्या नहीं समझ में आ रहा। हाँ सही है बेटा, सही है, छोड़ दे, टेंशन मत ले, छोड़ दे, तू तेरे बस की है नहीं वैसे भी। अरे भाई आपको समझ क्यों नहीं आ रहा है, मेरी बात ध्यान से समझ लो तुम लोग। ये देखो कमेंट्स में पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं तुम लोग। अरे मरना तो सभी को है ना, जिंदा कौन रहेगा यहां पर। सवाल जिंदा रहने का है ही नहीं, सवाल जिंदा रहने का नहीं है बच्चे। सवाल है उस चीज को छोड़ जाने का, या उस चीज को रचने का जो आपके मरने के बाद आपको जिंदा रखे। समझ रहे मेरी बात। अब बताओ, इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं लोग कि सर समझ में नहीं आ रहा है कुछ। सही है बेटा, तो तू रहने दे, तू एक काम कर, तू आर्ट्स ले ले। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे कुछ नहीं बेटा, तू टेंशन मत ले, पढ़ाई कर आराम से, तरीके से कर ले, हो जाएगा हो जाएगा, ठीक है। दिमाग लगा थोड़ा, बिना दिमाग के थोड़ी ना होगा, बिना दिमाग के थोड़ी ना होगा। चलो मैं आपसे ही पूछ रहा था एलानाइन में क्या है। देखो सी, इधर आओ, H इधर आओ, CH3 इधर आओ,
COOH और इधर आओ NH2। क्या ये एलानाइन है या नहीं है? जल्दी बोलो, कमेंट बंद कर देना सर इनके एक बार। क्या ये एलानाइन है या नहीं है? जल्दी बोल दो भाई, देर मत करो, जल्दी करो। एलानाइन है, बढ़िया। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आपकी बॉडी में इस एलानाइन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम हुआ, और वो देखो क्या है, वो इंपॉर्टेंट काम ये है कि इसमें फिनोल ग्रुप ऐड हुआ, एडेड फिनोल ग्रुप। अगर मैंने यहां पर फिनोल ग्रुप इसमें ऐड कर दिया तो अब मुझे बताना है क्या होने वाला है। क्या होने वाला है? देखो C के बाद में H के बाद में अगेन CH3, ये क्या है COOH, और यहां क्या लिखोगे NH2। यहां क्या है CH3, लेकिन वैलेंसी मुझे सेट करनी है तो यहां पर CH2, और उसके बाद में यहां पर एक क्या हुआ, फिनोल ग्रुप ऐड कर दिया गया। ये देखिए, अब मैं आपसे ये पूछूंगा कि मुझे आप बता दो ये स्ट्रक्चर क्या बना। जानते हो आप ये क्या स्ट्रक्चर बना? ये स्ट्रक्चर अब बना है फिनाइल एलानाइन। बिल्कुल बढ़िया, सही बोला तुम लोगों ने, दिस इज फिनाइल एलानाइन। फिनाइल एलानाइन ऐसे बनता है। अब अगर तुमने ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ी है और केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन पढ़ा है तो उधर मैंने आपको पढ़ाया होगा या फिर जिस टीचर ने भी आपको पढ़ाया होगा वो बताया होगा कि आपकी थायराइड ग्लैंड क्या बनाती है, टायरोसिन से थायरॉक्सिन बनाती है। समझ आया आपको? अरे आया समझ में? अब सुनते रहना मेरी बात ध्यान से। अब अगर मैं तुमसे ये कहूं कि ये जो फिनाइल एलानाइन है, इसको मैं एक बार यहां लिख रहा हूं, देखो बराबर मेहनत कर रहा हूं मैं तुम्हारे साथ में, बराबर मेहनत कर रहा हूं। देखो ये H है, यहां पर COOH है, यहां पर NH2 है, इसको नोट कर लेना तुम लोग। यहां पर CH2 है और ये आपका वही फिनोल ग्रुप फिर से ऐड कर दिया मैंने। तो अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसमें अब आपको क्या करना है, तो अब आप इसमें हाइड्रोक्सिलेशन कर दीजिए। अब आप इसमें क्या कर दीजिए, हाइड्रोक्सिलेशन। और हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब होता है एडिंग ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसका मतलब अब मुझे यहां पर OH ग्रुप ऐड करना है वैलेंसी को देखते हुए, लेकिन मैं आपको केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूं। तो अब मुझे बताओ अब आने वाली चीज क्या बनेगी। तो यहां पर H हो गया, यहां पर फिर से COOH हो गया, यहां पर आपके पास में अगेन NH2 है, यहां पर आपके पास में CH2 है, और ये आ गया आपके पास वही फिनोल ग्रुप, ये ऐसे, और यहां पर आपके पास में एक OH लग गया। डिफरेंस देख लो सबके अंदर क्या क्या है। अब मैं आपसे ये पूछूंगा कि मुझे अब बताओ ये पर्टिकुलर चीज क्या है, तब आपका आंसर होगा कि सर ये आपने बनाया है टायरोसिन। अब आपको समझ में आई बात या नहीं आई? बोलो जल्दी। ये टायरोसिन बन गया, समझ आया? तो इसका मतलब क्या क्या हुआ, एलानाइन से मैंने ऐड करके फिनोल ग्रुप से क्या बना दिया, फिनाइल एलानाइन। फिनाइल एलानाइन से मैंने हाइड्रोक्सिलेशन करा के मैंने क्या बना दिया, टायरोसिन। अब मैं आपसे ये पूछूंगा, रेड लाइन यूज कर रहा हूं इसमें, देखो ध्यान से कि ये टायरोसिन अब क्या करेगा आपकी बॉडी में, टायरोसिन क्या करेगा। तो ध्यान से देख लीजिए, ये टायरोसिन T3 T4 को बनाएगा, ये टायरोसिन T3 T4 को बनाएगा। इसका मतलब थायरॉक्सिन हार्मोन की मैं बात कर रहा हूं, ये आपकी बॉडी में बनेंगे। और ये जो नाम है, क्या नाम है इसका, फिनाइल एलानाइन, इसका ये ओनली फंक्शन है कि ये आपकी बॉडी के अंदर किसमें कन्वर्ट हो जाए, ये टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाए। इसका मतलब टायरोसिन आप लोगों की बॉडी के अंदर बन रहा है, लेकिन शर्त यह है कि वो किससे बनेगा, वो फिनाइल एलानाइन से बनेगा। दूसरा बताइए ये और क्या चीज बनाएगा। द आंसर इज ये एक चीज और बनाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे मेलेनिन। कैमरे में आ रहा है आप लोगों के सामने या नहीं आ रहा है अभी तक? देखते हैं मेलेनिन। अब बताइए मेलेनिन क्या है, ये पिगमेंट है, धूप में निकलिए हाथ पैर काले हो जाते हैं आपको, तो कैंसर से बचाता है, स्किन कैंसर से बचाता है ये मेलेनिन आपको। तो अब मुझे बताइए इसका प्रीकर्सर क्या होना चाहिए। द आंसर इज टायरोसिन। उसके बाद में मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये बनाएगा आप लोगों के साथ में कैटाकोलामीन, कैटेकोलामीन। अब मुझसे ये मत पूछना कि कैटेकोलामीन क्या होते हैं, कैटेकोलामीन क्या होते हैं। अरे नॉर एड्रीनेलिन, एड्रीनेलिन, जिनको हम लोग ब्रिटिश लैंग्वेज में एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन कहते हैं, वो है ये। इसका मतलब वो भी यहीं से बनेगा। अब आपको बात समझ में आ गई इतनी या नहीं आई? तो मैंने आपको कितने एरोमेटिक पढ़ा दिए, आपकी एनसीईआरटी ने आपको एरोमेटिक के बारे में बोला, कितने पढ़ा दिए मैंने आपको। नंबर 1 फिनाइल एलानाइन, आपकी एनसीईआरटी ने कहा एरोमेटिक में कितने रखने हैं, एरोमेटिक में कितने रखने हैं, 3 में से पहला कौन सा मैंने आपको पढ़ा दिया, फिनाइल एलानाइन। दूसरा मैंने देखो आपको कौन सा पढ़ा दिया, टायरोसिन। मैंने आपको यह भी बता दिया कि इसके फंक्शन क्या होते हैं, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि एनसीईआरटी कभी भी दाएं बाएं करके कुछ भी पूछ लेगी आपसे। तो ये आ गया आप लोगों के पास में टायरोसिन। अभी एक और बच रहा है जिसे हम लोग बोलेंगे क्या, जिसे हम लोग बोलेंगे ट्रिप्टोफैन। येलो कलर दिख पा रहा है, नहीं दिख रहा, इसे हम लोग बोलेंगे ट्रिप्टोफैन। स्ट्रक्चर नहीं दे रहा हूं मैं आपको, लेकिन बस ट्रिप्टोफैन की बात समझ लीजिए, इसके फंक्शन क्या है। पहली चीज जो मैं ट्रिप्टोफैन के बारे में आपसे बोलूंगा और वो ये होगी कि ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड है, मोस्ट
कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड है। इसका मतलब ग्लाइसिन क्या है? मोस्ट सिंपलेस्ट, यानी सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है, और ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड है। दूसरा, ये बनाएगा फॉर्मेशन ऑफ किसका? इंडोल एसिटिक एसिड। अब बिल्कुल मत पूछना मुझसे इंडोल एसिटिक एसिड क्या है, ये प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जाके देख के आओ पहले। आप ये काम थोड़ा खुद भी करो, मैं स्पून टू माउथ तो करता ही नहीं हूं, मैं आपको बता चुका हूं। तो जल्दी से जाओ, फटाफट देख के आओ इंडोल एसिटिक एसिड मैंने किसे बोला है। ये कराएगा फॉर्मेशन, ध्यान से देखो, ये नोट कर लेना, बहुत काम का डेटा है ये। फॉर्मेशन ऑफ, और वो होगा मेलाटोनिन। अब ये मेलाटोनिन क्या बला है भाई? मेलाटोनिन, मैंने मेलानिन नहीं बोला है, दिमाग खुला रखना तुम लोग अपना। मेलानिन नहीं बोला मैंने बोला मेलाटोनिन। और मेलाटोनिन क्या है? ये आपकी स्लीप साइकिल को इंड्यूस करता है, पीनियल ग्लैंड से बनेगा। समझ आया? अब आपको समझ में आई बात कि दूध हम लोग शाम के टाइम में क्यों पीते हैं? दूध इसलिए शाम के टाइम में हम पीते हैं क्योंकि दूध के अंदर प्रोटीन, और प्रोटीन के अंदर हाई अमाउंट में किसका कंटेंट रहेगा? ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड का। और ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड प्रीकर्सर है किसका? मेलेटोनिन का। और मेलेटोनिन वो हार्मोन है जो स्लीप साइकिल को इंड्यूस करता है ताकि आपको नींद रात में अच्छी आए। अब आपको समझ में आया? दाल चावल आप लोग खाते हैं, क्यों खाते हैं? क्योंकि कुछ अमीनो एसिड जो दाल में नहीं है वो चावल में है, और जो कुछ अमीनो एसिड जो चावल में नहीं है वो दाल में है। इसीलिए दाल और चावल एक बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन बनाया गया फूड का। यहां पर सेरीन और एलानाइन की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन पूरी डेप्थ में अभी आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना जान लीजिए दाल चावल एक बहुत अच्छा फूड इसीलिए माना जाता है क्योंकि इसका अमीनो एसिड इसकी पूर्ति कर देगा, इसका अमीनो एसिड इसकी पूर्ति कर देगा। समझ गए? इसीलिए दूध भी रात को पी के सोते हैं हम लोग, इसीलिए सोते हैं ताकि उसके अंदर ट्रिप्टोफैन है, ताकि वो मेलेटोनिन को इंड्यूस करे। मैं चौथी बार आपको ये बता रहा हूं, मैं मेलेनिन नहीं कह रहा हूं, मैं मेलेटोनिन कह रहा हूं। समझ गए? कुदरत ने एक एक चीज तुम्हें बड़ी नाप तोल के दी है, बड़ी जबरदस्त तरीके से, है ना? चलो, यहां पर इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब मुझे बताओ मैं क्या क्या पढ़ा चुका तुम लोगों को? पढ़े ही जा रहे हो, रुकाओ भी तो भाई। यस, तो देखो मैं ये पढ़ा चुका टायरोसिन, मैं आपको ये पढ़ा चुका फिनाइलएलानाइन, मैं आपको पढ़ा चुका ट्रिप्टोफैन। ये तीनों के तीनों कौन से एरोमेटिक है? अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा बेसिक अमीनो एसिड देख के बताओ इसमें से कौन सा है, क्या आंसर होगा? वेलिन ऑप्शन जरूर मिलेगा आप लोगों को। नहीं, वेलिन तो ये आ गया ना, तो वो तो न्यूट्रल है। तो बेसिक में अगर पूछेगा तो लाइसिन होगा, हो सकता है आर्जिनाइन रख दे, हो सकता है हिस्टिडीन रख दे। न्यूट्रल पूछे तो वेलिन रख दे, एरोमेटिक पूछे तो हो सकता है फिर आप लोगों से वो इन तीन में से कोई रख दे एरोमेटिक में। समझ गए? ये चीजें तुम्हें देखनी पड़ेंगी। अच्छा, अब मैं तुम्हें एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है। इसका मतलब अमीनो एसिड इसके बाद जस्ट खत्म हो रहे हैं, लेकिन पहले मुझे आपको यह समझा देना है। मैंने आपको कितने अमीनो एसिड बताया पहले ये बताओ? मैंने आपसे कहा देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स, 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। ये देखिए, ये 20 टाइप के अमीनो एसिड आ गए, लेकिन 20 में से 20 प्लांट के अंदर तो बन जाते हैं, लेकिन एनिमल्स 20 के 20 को सिंथेसाइज नहीं कर पाते। इसका मतलब 10 ऐसे हैं जिनको आपकी बॉडी नहीं बना पाएगी, और 10 ऐसे हैं जिनको आपकी बॉडी बना लेगी। अगर आप एक अच्छी स्टैंडर्ड बुक पढ़ें तो उसमें आपको ये 10 नहीं मिलेंगे, 8 मिलेंगे। इसका मतलब वो ये बोलेगा कि 8 अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनको आपकी बॉडी नहीं बना सकती, इसीलिए तुम्हें वो डाइट से लेने पड़ेंगे, खाने से लेने पड़ेंगे। आया समझ? बढ़िया। अब मैं ये टेबल तो मैंने आपके सामने रख दी है, लेकिन इसमें बहुत सारी बातें करनी है मुझे अभी आपसे। सुन लेना मेरी बात ध्यान से, सुनो ध्यान से। नॉन एसेंशियल का मतलब ये हुआ, नॉन एसेंशियल का मतलब ये हुआ बॉडी कैन सिंथेसाइज, बॉडी कैन सिंथेसाइज। और एसेंशियल का मतलब ये हुआ बॉडी कांट सिंथेसाइज, यानी आपकी बॉडी इन अमीनो एसिड को नहीं बना सकती। और अगर नहीं बना सकती तो इसीलिए तुम्हें ये कहां से लेने पड़ जाएंगे? डाइट से। तभी तो तुम लोग क्या करते हो, अलग अलग बदल के खाना खाते हो ना, कि सुबह में खाए आलू के पराठे तो शाम को आपने दाल चावल खाया, तो रात को आप लोगों ने दलिया खा लिया कुछ और, अगले दिन उठे तो कुछ और खा लिया, कभी बैगन की सब्जी, कभी कद्दू की सब्जी, सॉरी कद्दू की नहीं, मतलब जो भी है ना, हाँ वही। तो कई सारी ये चीजें आप लोग चेंज कर करके क्यों खाते हो? ताकि आप लोग एक ही, ऐसा तो नहीं है कि आप लोग सेम फूड लेते चले गए तो पता चला एक ही टाइप के अमीनो एसिड इकट्ठे होते चले जा रहे हैं। वो ABCD के लेटर बदल बदल के आने चाहिए ना, तभी तो आप वर्ड्स बना पाओगे। इसीलिए आप लोगों को खाना बदल बदल के खाना पड़ता है। खैर, अब जरा ध्यान से देखना। नंबर 1 मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ध्यान से देखो। एसेंशियल में कितने रखोगे? एसेंशियल की एक छोटी सी ट्रिक है जो बच्चों ने बना के दी थी, मुझे नहीं आई है, बच्चों ने बनाई, और मुझे लगता है अपनी जिंदगी में मैं पहली 1-2 ही जगह मैं ट्रिक यूज करता हूं, वरना मैं करता नहीं हूं। नंबर 1 देखो, PVT मतलब प्राइवेट, TIM मतलब टीम, और टीम के बाद में HALL मतलब हॉल, प्राइवेट टीम हॉल। ऐसे करके आप इनको याद कर सकते हैं। मैं इसको साफ कर देता हूं ताकि आपको दिख जाए। ये देखिए, ये है प्राइवेट टीम हॉल, आपको दिख रहा होगा, दिख गया?
अब इनमें से जरा अमीनो एसिड देखिए, नंबर 1 पी से फिनाइल एलानाइन। अब इसको सिर्फ पढ़ना ये जरूरी नहीं है, पढ़ने के साथ साथ में बच्चे इसको समझना भी जरूरी है कि जो जो मैं बोल रहा हूं वो चीजें आपको समझ में आ रही है। मुझे बताओ जल्दी फिनाइल एलानाइन कहां से आया? तो आप कहोगे सर फिनाइल एलानाइन एलानाइन से बना, मैंने अभी पीछे बना के दिखाया था आप लोगों को। तो एलानाइन में मैंने क्या किया था, फिनॉल ग्रुप ऐड करके फिनाइल एलानाइन बना दिया। और ये फिनाइल एलानाइन के बारे में तुम क्या बोलोगे कि एनसीईआरटी के हिसाब से, वैसे तो मेरे हिसाब से भी आपके हिसाब से भी, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है। और ये आगे चल के किस में कन्वर्ट होगा, ये सब जानते हैं कि आगे चल के सर ये टायरोसिन में कन्वर्ट होगा। बस शर्त ये है कि आप यहां पर क्या लगा दीजिए, OH लगा दीजिए, OH लगा दीजिए। आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, उसमें आपको समझ में आएगा कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में जब फिनाइल एलानाइन बना तो उसको टायरोसिन में कन्वर्ट करने के लिए बीच में मुझे एक एंजाइम चाहिए जिसको हम लोग बोलते हैं फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज। और वो एंजाइम अगर खराब हो गया, या बायोलॉजी की लैंग्वेज में मैं बोलूं तो उसका जीन अगर म्यूटेट हो गया, तो फिर फिनाइल एलानाइन टायरोसिन में बदलेगा ही नहीं समझे? और अगर वो उसमें नहीं बदला तो फिनाइल एलानाइन जो है वो अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। अरे उसी को तो बोलते हैं फिनाइल कीटोनूरिया, समझ गए? तो यहां पर अभी आप कई सारी चीजें डेविएट मत करो, साथ साथ में पढ़ते चलो। दूसरी बताओ वेलिन, मुझे बस इतना बता दो वेलिन के बारे में क्या जानते हो, या एनसीईआरटी ने वेलिन के बारे में अगर जिक्र किया है तो वो क्या किया है, जान गए? दिस इज सिंपली न्यूट्रल अमीनो एसिड, बस इतना ही तो करना है। अब बताओ जल्दी ट्रिप्टोफैन के बारे में तुम क्या जानते हो एनसीईआरटी के हिसाब से? तो क्या कहने वाले हो? पहली बात तो आप ये कहोगे कि सर ये एरोमेटिक है, पहली बात तो ये कि ये एरोमेटिक है, और दूसरा ये कि ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स है, तीसरा ये बनाता क्या क्या है ये भी मैंने आपको बता रखा है। क्या क्या बनाता है? मेलेटोनिन, स्लीप इंड्यूस साइकिल में जो काम करता है आप लोगों का मेलेटोनिन, इंडोल एसिटिक एसिड बनाने में ये काम करता है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड है। इधर आइए, थ्रियोनिन के बारे में अभी कुछ मत पढ़ो, बस थ्रियोनिन पढ़ लो। आइसोल्यूसिन के बारे में कुछ मत पढ़ो, बस आइसोल्यूसिन पढ़ लो। लेकिन मिथ्योनिन के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना है मिथ्योनिन के बारे में? मिथ्योनिन के बारे में आपको यह पढ़ना है कि सर है तो एसेंशियल, मतलब होना तो खाने में चाहिए, खाएंगे तो खाने से ही, लेकिन ये वो अमीनो एसिड है जिसमें क्या होती है सल्फर कंटेनिंग। ये कौन सा अमीनो एसिड है? सल्फर कंटेनिंग। इसका मतलब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सल्फर अमीनो एसिड कौन से हैं या सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन से हैं। आपका पहला आंसर होना चाहिए सर मिथ्योनिन। और दूसरा देखिए, दूसरा अगर आपसे वो पूछेगा कि दूसरा कोई अमीनो एसिड ऐसा है जिसमें सल्फर होती है, द आंसर इज यस, वो होता है सिस्टीन। समझ लो ध्यान से, तो ये आ गया सिस्टीन। और ये भी क्या है बच्चे? दिस इज सल्फर कंटेनिंग। लिख लो इसको जल्दी से, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। मैं आपको यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता के चल रहा हूं, उसको ध्यान से समझ लेना। वो ये है कि मिथ्योनिन में भी सल्फर है और सिस्टीन में भी सल्फर है, और सल्फर होने की वजह से डाइसल्फाइड बॉन्ड लग सकते हैं। मेरी बात ध्यान से सुन लेना, अगर नहीं समझ में आए तो भी तुम्हारा अच्छी बात है, नहीं आएगी तो मैं समझ लूंगा कि आगे मुझे इस पर जोरदार देने की जरूरत है। लेकिन सुन लो, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड सिस्टीन है, लेकिन सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड मिथ्योनिन भी तो है, लेकिन जो डाइसल्फाइड बॉन्ड बनेगा ना वो सिर्फ सल्फर बनाता है, ये सिस्टीन बनाता है, मिथ्योनिन नहीं बनाएगा। वजह क्या है इसके पीछे? इसमें सल्फा हाइड्रिल ग्रुप है और इसमें नहीं है। तो अब मेरी बात समझ में आया आपको? ये मैं आपको कहां समझाने वाला हूं? जब मैं आप लोगों को प्यार से इंसुलिन पढ़ाने वाला हूं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। अभी फिलहाल इतना याद रखो कि सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड जो सिस्टीन है वही क्या बना सकता है? आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड। आगे बढ़ते हैं, जरा बताइए हिस्टिडीन क्या है? कुछ टेक्स्ट बुक बोलेंगी कि हिस्टिडीन ये एसेंशियल भी है, नॉन एसेंशियल भी है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये हुआ कि जो हिस्टिडीन है वो बच्चों में तो बनता ही नहीं, तो इसका मतलब बच्चों को वो डाइट से लेना पड़ेगा, लेकिन अडल्ट में ये बनने लग जाता है। तो अडल्ट में ये कैसे एक्ट करेगा? नॉन एसेंशियल की तरह। तो आपकी बुक्स में कुछ ये रेफर जरूर मिल सकता है कि हिस्टिडीन दोनों कंडीशन में आ सकता है। आर्जिनाइन, जरा जल्दी से बताओ आर्जिनाइन के बारे में मैंने आपसे क्या बोला था? बेसिक अमीनो एसिड, कंफ्यूज मत हो जाओ। उसके बाद में लाइसिन बताओ जल्दी, क्या बोला था मैंने आप लोगों के लिए? बेसिक अमीनो एसिड। एक और बताओ जो बेसिक था, दिस हिस्टिडीन, ये भी बेसिक था। एसिडिक कौन से बताए थे मैंने आपको? एस्पार्टिक एसिड, शायद इधर होना चाहिए। ये देखिए ग्लूटामिक एसिड, और इधर देखिए एस्पार्टिक एसिड। ये कौन से हैं आप लोगों के? इन दोनों के बारे में बताओ, ये दोनों आप लोगों के कौन से हैं? एसिडिक हैं। ये दोनों आपके एसिडिक हैं। और ये तीनों के तीनों मैंने आप लोगों को कौन से बताए हैं? बेसिक बताए हैं। पूरी की पूरी स्लाइड को आप लोग ऐसे एज इट इज नोट कर सकते हो, बहुत ज्यादा डेटा इसके अंदर छुपा हुआ है। ग्लाइसिन के बारे में बताओ क्या बोलोगे? तो ग्लाइसिन के बारे में आप लोग बोलोगे सर सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। बात खत्म करते हैं,
सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। सेरीन के बारे में क्या बोलोगे? सेरीन के बारे में आप ये बोलोगे कि इसके अंदर CH2OH ग्रुप लगा हुआ है। एनसीईआरटी में पेपर में लिखा हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है। अगर उसने आपसे इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए तो फंस जाओगे, यहां पर ध्यान से समझ लेना। आगे चलते हैं, कुछ और बच रहा है इसमें। आरजी9 के बारे में बताओ, अभी मैंने क्या बोला था, ये आ गया। आरजी9 इधर भी है, आरजी9 इधर भी है, ये भी आपका कैसा मिलेगा? सेमी। आगे बढ़ते हैं, ल्यूसीन को छोड़ देते हैं। बस इतनी बात आप लोगों को अगर समझ में आ गई है तो फिर ज्विटर आयन पे बात करते हैं। समय कितना है? बहुत है, थोड़ा सा टाइम और जा रहा है, बस अमीनो एसिड खत्म, उसके बाद में बल्ले बल्ले तुम लोगों की। चले चले, ये देखो, ये बड़ी अच्छी इमेज है। मुझे ये इमेज जब मिली तो मैंने ये देखा कि क्या आपको इस इमेज को देख के क्या लगता है आप लोगों को? आपको लगता है कि ये आदमी जो इस हाथी को चढ़ा रहा है, इसका हाथ यानी इसके द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है, क्या ये सफिशिएंट है हाथी को अंदर चढ़ाने के लिए? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। हाथी ट्रक में चढ़ा, लेकिन इसके हाथ के बल या ताकत लगाने से नहीं, इसके सहारा देने से चढ़ा। कई बार आप लोगों ने ये चीज फील की होगी कि जिंदगी में हम ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं कि हमें कई बार एक छोटे से सहारे की जरूरत होती है। अगर हमसे कोई ये इतना कह भी देना कि यार मैं हूं तेरे साथ में, परेशान क्यों हो रहा है, जैसे कि मुझे अपनी फैमिली में सुनने को मिलता है। मेरा बड़ा भाई, मेरे पापा, मेरी अम्मी, भले ही वो जानते हैं कि हाँ इसका फील्ड अलग है, हमारा फील्ड अलग है, वो जनरली मुझे टेक्निकली कहूं तो वो मुझे मेरे काम में हेल्प नहीं कर पाते, लेकिन हाथ जरूर रखा रहता है उन लोगों का। बोलता अरे परेशान मत हो यार, मैं हूं ना, मैं भी कई बार कंडीशन से गुजरता हूं। तो आप समझिए कि कई बार बच्चे, हम लोगों को बड़े सहारे की जरूरत होती है। वो सहारा बस वही होता है कि बस आप बस कंधे पे हाथ रख दो, मतलब पीछे से बस बोल दो और हम कर जाएंगे। और ये सच है, ये सच है। मुझे इस इमेज को देख के एकदम याद आ गया कि हाँ यार ये बड़ी पावरफुल इमेज है। आप देखिए कि ये हाथी जो चढ़ा है, सिर्फ सहारे की वजह से चढ़ा कि हाँ कोई है मेरे पीछे सहारा लगाने वाला। तो आप भी दूसरों की ऐसे ही मदद करते रहिए भैया, मदद करते रहिए। अगर आप कर सकते हैं तो, नहीं कर सकते हैं तो भी चलेगा। खैर, अब मैं आपको लास्ट टाइम पे बस 2 से 3 मिनट के अंदर एक चीज और पढ़ा रहा हूं। बड़े काम की बात है और बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़े काम की है और बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं, चलो आगे चलते हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर मैंने ये लिया C, यहां पर लिया H, यहां पर मैंने लिया H, यहां पर मैंने लिया COOH और यहां पर मैंने लिया NH2, तो अब मुझे बताना ये अमीनो एसिड कौन सा हुआ? हाँ, आप समझ गए ये ग्लाइसिन है। तो हम सिंपल अमीनो एसिड पे ही बात कर लेते हैं। एक छोटी सी चीज समझना यहां पर कि अगर मैंने यहां पर इसको इधर भी ले लिया और मैंने इसको एक इधर भी ले लिया, मतलब टोटल मैंने ग्लाइसिन ही लिए हैं और 3 ले लिए हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं और बड़ा काम आएगी तुम लोगों के, ये ट्रस्ट मी। ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जरा मुझे ये बताना ये क्या है, तो आप कहोगे सर ये अमीनो ग्रुप है। और अमीनो ग्रुप कौन सा वाला है? आप कहोगे बेसिक। ये बताओ बच्चे कौन सा है? तो आप कहोगे सर ये एसिडिक हो गया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिस इज एसिडिक, ऐसे ही अमीनो एसिडिक, अमीनो एसिडिक। आप समझ गए इतनी बात? समझ गए? मैं आपको एक काम की चीज बता रहा हूं, आपकी एनसीईआरटी में वो है नहीं, लेकिन आप जान लीजिए पीकेए वैल्यू। और ये पीकेए वैल्यू किस किस की है? ध्यान से देखना। पीकेए वैल्यू किसकी? नंबर 1 NH2 ग्रुप की। और पीकेए वैल्यू किसकी बच्चे? COOH ग्रुप की। अगर आपने एक बहुत ही अच्छे केमिस्ट्री टीचर को लिया है और आप उससे पढ़ रहे हैं तो शायद वो आपको पीकेए वैल्यू जरूर पढ़ाएगा, मुझे उम्मीद है। अब आप ध्यान से समझिए कि पीकेए वैल्यू किसकी? NH2 ग्रुप की लगभग कितनी होती है? 9.5 के आसपास। और COOH की कितनी होती है? लगभग 2.5 के आसपास। मेरी बात समझ लें। पीकेए वैल्यू देख रहे हैं आप लोग? पीकेए वैल्यू, अभी आपको ये नहीं समझना कि पीकेए वैल्यू है क्या, क्योंकि उसको समझाने में बड़ा समय लग जाएगा। लेकिन आप जान लें कि पीकेए वैल्यू अगर मैं किसकी पूछूं, NH2 की पूछूं और आपसे COOH की पूछूं, तो आपको इतना पता होना चाहिए। 2 वैल्यू बड़े आराम से याद कर लीजिए आप लोग, आपको काम आएंगी। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या जानते हो आप क्या जानते हो पीएच के बारे में और H पॉजिटिव के बारे में? पीएच के बारे में और H पॉजिटिव के बारे में। H पॉजिटिव मतलब मैं प्रोटॉन की बात कर रहा हूं, बात समझिए। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मैंने इसको एक सॉल्यूशन में, इसको मैंने किसी बीकर में रखा, इसको भी मैंने किसी बीकर में रखा, ये एक्वस सॉल्यूशन है, और इसको भी मैंने किसी बीकर में रखा, ये एक्वस सॉल्यूशन है। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। मैं आप लोगों को ज्विटर आयन की तरफ लेके जा रहा हूं, लेकिन उसको समझने से पहले मैं आपका थोड़ा सा फाउंडेशन रेडी कर दूं, ताकि मैं आपको मछली बनाना सिखा रहा हूं पकड़ के। ऐसा नहीं है कि आप मतलब स्पून टू माउथ, अगर मेरी बात गलत हो गई हो तो समझ लें। मतलब क्या है कि मछली पकी पकाई दे दी है ना, मैं आपको मछली बनाना नहीं सिखा रहा हूं, मछली ये भी बता रहा हूं कि पकड़ी कैसे जाएगी, फिर उसको काटा कैसे जाएगा, ताकि आप अपनी जीविका, अपनी जिंदगी आराम से चला लें। समझिए बात को। आपको लग रहा होगा मेरी बात बहुत सेंसलेस है, लेकिन इसमें सेंस बहुत है। अंदर से सोचने की कोशिश करिए। इसका मतलब मैं चाहता तो सीधे सीधे ज्विटर आयन पढ़ा के बात को खत्म कर देता, लेकिन मैं थोड़ा सा डेप्थ में से लेके चल रहा हूं कि आप बात को समझें। सुनिए, अगर मैं आपसे ये पूछूं बच्चे कि पीएच किस चीज पे डिपेंड करता है, तो आपका आंसर बिल्कुल पक्का है कि सर H पॉजिटिव पे डिपेंड करता है। अगर H पॉजिटिव सॉल्यूशन में ज्यादा तो पीएच कम,
मेरी बात समझे? अगर H पॉजिटिव उल्टा है ना, H पॉजिटिव ज्यादा तो पीएच कम, H पॉजिटिव कम तो पीएच ज्यादा। आई बात समझ में? अब सुनते रहना, ध्यान से सुनते रहना। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये एक सॉल्यूशन है, ये एक सॉल्यूशन है, इसका पीएच बढ़ रहा है, जल्दी देखो क्या कह रहा हूं मैं, इसका पीएच बढ़ रहा है, तो जरा अल्टीमेटली बात बताना क्या घट रहा है? बोल दिया आपने या नहीं बोला? दिमाग में बोल दिया या नहीं बोला? पहले ये बताओ मुझे। अगर मैं कह रहा हूं उसका पीएच हम बढ़ा रहे हैं तो क्या बढ़ा रहा है तो क्या घट रहा है? तो आप कहोगे सर लिख ही दीजिए उसको, तो मैं कहूंगा H पॉजिटिव घट रहा है, H पॉजिटिव घट रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर H पॉजिटिव घट रहा है तो कहां से घट रहा है? सॉल्यूशन में से घट रहा है। तो सॉल्यूशन में H पॉजिटिव चाहिए या नहीं चाहिए कॉम्पनसेट करने के लिए? मैं दोबारा बोल रहा हूं, रेट ऑफ स्पीच ज्यादा तो नहीं हो रही है मेरी? सुन लो, ध्यान से सुन लो, सुनो मेरी बात। मैं ये कह रहा हूं कि किसी सॉल्यूशन के अंदर अगर H पॉजिटिव बढ़ रहा है तो पीएच घट रहा है, और अगर H पॉजिटिव घट रहा है तो पीएच बढ़ रहा है, तो मुझे पीएच को मेंटेन भी तो करना है। अब आपको समझ में आएगा कि आपके अमीनो एसिड कई बार नहीं, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम पे प्रोटीनिशियस तो हेल्प करेंगे, प्रोटीन बनाने में तो हेल्प करेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर में भी हेल्प करते हैं, प्लस पीएच मेंटेन भी कर रहे हैं। इसका मतलब वो आपके एज अ बफर की तरह काम भी कर रहे हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनते रहना, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इसका पीएच बढ़ रहा है, तो आप कहोगे सर पीएच बढ़ रहा है इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि H पॉजिटिव घट रहे हैं। मेरी बात समझ में आई? H पॉजिटिव घट रहे हैं। अब बताओ पीएच बढ़ रहा है, बढ़ने का मतलब ये हुआ कि ये पीएच मोर देन pKa ऑफ COOH से बढ़ रहा है। इसका मतलब 3 पे जा रहा है, 4 पे जा रहा है, 5 पे जा रहा है। अब बताओ मुझे COOH की pK वैल्यू कितनी है? 2.5। तो अगर pH वैल्यू अगर 2.5 से आगे को बढ़ने लग गई तो वो बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि H पॉजिटिव कम हो रहे हैं। मेरी बात समझ आई आपको? और अगर H पॉजिटिव कम हो रहे हैं तो अब अमीनो एसिड की जिम्मेदारी है कि वो उस बने हुए सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव प्रोवाइड करे, और अगर वो प्रोवाइड करेगा तो फिर पीएच कहीं ना कहीं सेटल होने की कोशिश करेगा। तो प्रोवाइड कैसे करोगे? प्रोवाइड देखो ऐसे करोगे, इसमें होगा ये कि यहां से H पॉजिटिव रिमूव होगा, और अगर यहां से H पॉजिटिव रिमूव हुआ तो यहां पर एक निगेटिव चार्ज आएगा। तो देखो इसके अंदर क्या बढ़ने शुरू हो गए? H पॉजिटिव। अब एक ही अमीनो एसिड थोड़ी ना, बहुत सारे हैं। मेरी बात समझ में आई? तो H पॉजिटिव की कमी हुई थी इसीलिए H पॉजिटिव छूटने शुरू हो गए, और पीएच मेंटेन होने की कोशिश करेगा। इसे मैंने कहा कार्बोक्सिलेट आयन, इधर कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो इसे मैं क्या बोलूंगा? इसे मैं बोलूंगा कार्बोक्सिलेट आयन। अब दूसरी तरीके से सोचो, अगर यहां की मैं आपसे बात करूं तो मैं आपसे बोलूंगा कि बच्चों यहां पर क्या हो रहा है? पीएच घट रहा है। पीएच घट रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधे सीधे कि H पॉजिटिव बढ़ रहा है। तो H पॉजिटिव अगर बढ़ रहा है, H पॉजिटिव अगर बढ़ रहा है तो अमीनो एसिड की अब ये जिम्मेदारी है कि उस बढ़ते हुए H पॉजिटिव को अपने अंदर घुसा ले या अपने अंदर ऐड करा ले। समझ गए आप? तो इसका मतलब pKa वैल्यू इसकी कितनी है, यानी कि वो घट रहा है। pH वैल्यू कितनी जा रही है? pH कितना हो रहा है? देखो लेस देन, pH घट रहा है ना, तो किसकी वजह से घट रहा है? pH हो रहा है लेस देन pK ऑफ किसका? अरे बोल दो, NH2। यानी कि वो कितना जा रहा है? pK वैल्यू कितनी बताई मैंने आपको? 9.5 से कम जा रहा है। इसका मतलब वो 7 की तरफ आ रहा है, वो 6 की तरफ आ रहा है। मेरी बात समझ गए? वो 8 की तरफ आ रहा है, 9 से 9, 8, 7, 6 की तरफ जा रहा है वो। तो इसीलिए अब यहां पर क्या होगा कि यहां पर H पॉजिटिव आयन जो बढ़ रहे हैं, देखो ये लिखा है तुमने, H पॉजिटिव आयन बढ़ रहे हैं। कहां से बढ़ रहे हैं वो अभी छोड़ दो, लेकिन H पॉजिटिव जो बढ़ रहे हैं वो इस पर आकर के अटैच होना शुरू होंगे। इसका मतलब मुद्दे की बात यह है कि यहां पर लिखोगे अब आप NH3+। अगर आपको बात समझ में आ गई है तो तालियां बजाओ अपने आप, है ना? NH3 लिखो और यहां पॉजिटिव करो। समझ गए ना? मेरी बात समझ में आ गई? तो इधर देखो मैंने क्या किया, यहां से H पॉजिटिव को रिमूव करा दिया, क्योंकि H पॉजिटिव कम हो रहे हैं तो सॉल्यूशन में चाहिए। यहां पर मैंने H पॉजिटिव को कम करा दिया है, क्यों? क्योंकि बढ़ रहे हैं। लेकिन अब ये pH अगर मॉडरेट हुआ, मॉडरेट का मतलब ये हुआ कि 2.5 इधर से 9.5 इधर से, जब इन दोनों का आप एक मीन वैल्यू निकालोगे तो फिर आपका pH लगभग 5.5 के आसपास आएगा। मेरी बात समझे? और अगर 5.5 के आसपास आया तो आपका जो अमीनो एसिड है वो यहां से क्या रिलीज कर देगा? H पॉजिटिव, और यहां पर क्या एक्सेप्ट कर लेगा? H पॉजिटिव। अब आई बात आपको समझ में? तो यहां लिखेंगे NH3+ और यहां लिखेंगे COOH निगेटिव, COO निगेटिव। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर pH आपका 3, 4 की तरफ भाग रहा है
तो फिर कार्बोक्सिलेट आयन मिलेंगे। अगर पीएच आपका किधर 8, 7, 6 की तरफ जा रहा है तो आपको ये वाले कंडीशन में मिलेंगे, और अगर पीएच आपको कम से कम न्यूट्रल की तरफ मिलेगा, कम से कम 5.5 के आसपास मिलेगा, तो फिर आप लोगों को ये जो आयन मिलेंगे, इन्हीं आयन को हम लोग ज्विटर आयन कहते हैं। आई थिंक इतनी बात अगर आपको समझ में नहीं आई है तो बेटा फिर बड़ी दिक्कत है, मैं इससे ज्यादा बेहतर नहीं कर सकता, आई एम सॉरी, मैं इससे ज्यादा बेहतर कर नहीं पाऊंगा। और इसमें भी अभी मैंने बहुत सारी बातें बताई नहीं है आपको, इसीलिए ताकि आपका थोड़ा दिमाग जो है मतलब वो सिर्फ इस जगह पे रहे कि ज्विटर आयन कैसे काम करता है, कैसे बनता है, और ये एक्वस सॉल्यूशन में है। तभी तुम लोग सोचोगे ड्राई वाटर मतलब ड्राई चीज में सर ने रख दिया है और उसमें ये काम हो, ना ना ना, एक्वा सॉल्यूशन है, पानी है यहाँ, तभी ये काम होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो आपको अब समझ में आ गई है कि ज्विटर आयन ये आ गया। अब तुम लोग एनसीईआरटी देख लो, ये देखो क्या बोला है इसने, ये बोला है कि देखो यहां पर, ये देखो H2N CO नेगेटिव, यहां पर पूरा H2N है, तो इसका मतलब ये कार्बोक्सिलेट आयन है। इधर देखिए ये H3N है, इसका मतलब pH 7-8 की तरफ है, तो इधर देखिए यहां COH पूरा है, लेकिन जब pH 5.5 के आसपास रहा होगा तो ये देखिए और ये देखिए, ये चीज आपकी ज्विटर आयन बना के दे रही है आपको। अब आपको बात समझ में आ गई है कि मैं आपको इतनी देर से क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आई थिंक इट इज एब्सोल्युटली फाइन। अब मुझे नहीं लगता कि अब आपको शायद बात समझ में नहीं आई होगी, मैं आपको पूरी की पूरी कहानी बड़े तरीके से मैं आप लोगों को समझा चुका हूं, एरोमेटिक मैंने आपको सारे समझा दिए हैं। आई थिंक इट इज एब्सोल्युटली फाइन। अब हम अगले लेक्चर में अब हम लोग यहां से शुरू करेंगे, अगले में करेंगे, अब नहीं, अब टाइम बहुत हो गया यार, मुझे भी घर जाना है। तो अब शुरू करेंगे हम अगले लेक्चर में, और अगला लेक्चर में हम लोग पूरी प्रोटीन कवर करेंगे, और प्रोटीन के साथ साथ में लिपिड भी मैं एक ही दिन में कंप्लीट करा दूंगा आपको। तो अगले लेक्चर का वेट करिए और बने रहिए मेरे साथ में। और हाँ, लास्ट टाइम पे मैं आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर भी प्रोवाइड करा रहा हूं, मोबाइल नंबर भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं अपना। ये मैं इसलिए प्रोवाइड करा रहा हूं क्योंकि आप लोगों को पीडीएफ की जरूरत पड़ सकती है, पूरे के पूरे बायोमोलिक्यूल चैप्टर की मैंने पीडीएफ बना रखी है, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। अपना नाम, अपना क्लास जो भी है वो आप मुझे सेंड कर देंगे, मेरी टीम आप लोगों को आराम से उस नंबर पे तुरंत क्या कर देगी, पीडीएफ सेंड कर देगी पूरी बनी हुई। और ये तो आप लोग नोट कर ही रहे हैं, वैसे पीडीएफ की जरूरत नहीं भी पड़ेगी तो भी सही है आप लोग, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास के अंदर बच्चों, तब हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रोटीन। चलो आप भी यहीं से रोकते हैं, मिशन आपका 360 एंड थैंक यू वेरी मच। थक गया मैं, बाय।